गुड इवनिंग गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सी सेट एग्ज़ाम के बारे में। सी सेट एग्ज़ाम्स की क्या इंपॉर्टेंस है और आपको कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। ये लास्ट के जो 3 डेज आपके अभी बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए। 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स एग्ज़ाम होना है और अभी हमारे पास 3 डेज का टाइम बचा हुआ है और इन 3 डेज में आप किस तरीके से अपने को एक बार सी सेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई वुड एडवाइस कि आप प्रीवियस 3-4 ईयर्स के जो पेपर है हमारे उनको एक बार सोल्व करें और उससे आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है। तो अभी मेरे सामने ही पिछले 3-4 वर्ष के जो सी सेट के पेपर हैं वो मेरे पास ही हैं क्योंकि मैंने अटेम्प्ट दिए थे और मुझे उसका जो भी एक्सपीरियंस हुआ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस। जो प्रीवियस ईयर का, शायद ये प्रीवियस ईयर का ही पेपर है मेरे पास सी सेट का, और इसमें जो पैसेज हैं, पैसेज जिस लेंथ से दिए गए हैं वो पैसेज को रीड करना और उसके बीच बीच में काफ़ी सारे ऐसे की वर्ड्स हैं जो काफ़ी सारे एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में थोड़ा पुअर होते हैं तो उनको समझने में दिक्कत हो जाती है कई बार, तो वो सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं ये एडवाइस करूंगा जो भी स्टूडेंट्स अगर इंग्लिश में थोड़ा कमजोर हैं और अगर मैथ में वो अच्छे हैं तो आप मैथ के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लें। और मैथ के जो भी क्वेश्चन है गाइस, तो हर क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट तरीके से बनाया गया होता है। कोई ये उस तरह के एग्जाम नहीं है जैसे एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके हर क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है कि किस तरीके से बनाया जाए और किस तरीके से हम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज भी करने की कोशिश करते हैं, बट टाइम टेकिंग हो जाता है वो क्वेश्चंस। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन शेयर करता हूं, इसमें ये 80th मेरा जो भी कोड था, इस कोड के अंदर 80th क्वेश्चन है, 80वां क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड इफ अ बुक कंटेनिंग 150 पेजेस इज टू बी नंबर्ड फ्रॉम 1 to 150। तो इसने सिंपल सा ये पूछा है कि जब हम एक से व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट प्रिंटेड इफ अ बुक कंटेनिंग 150 पेजेस इज टू बी नंबर्ड फ्रॉम 1 to 50। एक से जब 150, अगर किसी बुक के एक से लेकर के 150 पेजेस हैं तो उनको नंबर जब हम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से, तो वो टोटल नंबर्स कितने होंगे ये पूछ रहा है। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि मैं कैसे काउंट कर सकता हूँ 1 से 150 के इतने सारे नंबर्स हैं और उनको कैसे मैं ऐड करूँ। तो इट्स वेरी सिंपल, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट क्वेश्चन जब आप बिल्कुल आपने अगर इस तरीके का क्वेश्चन कभी नहीं देखा है तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी लगे। मैंने इसे कैसे सोल्व किया था, 1 to 9 को मैंने एक साइड लिखा कि 9 नंबर्स ये हो गए। अब 10 से लेकर के 99 तक हमारे 90 नंबर्स होते हैं, तो 90 के अंदर ये डबल डिजिट नंबर होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 90 into 2 180 हो गया, 180 मैंने लिखा, 9 plus 180 हो गया। अब 100 से लेकर के 150 के बीच के जो नंबर्स हैं वो हो गए आपके 51। तो 51 इसमें हर नंबर के अंदर आपके 3 डिजिट हैं, तो 51 इंटू आप 3 कर देंगे तो ये हो गया 153। तो इस तरीके से टोटल आपका हो गया 342। तो ऑप्शंस में भी इसी तरीके से दे रखा है 262 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 342, थर्ड ऑप्शन 360, फोर्थ ऑप्शन 450। तो हम ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस यूपीएससी के द्वारा सी सेट में पूछे जाते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल की तरफ ले चलता हूं जिससे आपको और अच्छा आइडिया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और गाइस इसमें क्वेश्चंस हैं कि 2 लोग हैं एक्स वाई, इसने अज्यूम किया एक्स और वाई 2 लोग हैं जिनकी मंथली इनकम रेशो में दे रखी है, अनुपात में 4:3 का अनुपात है, और उनके एक्सपेंसेस हैं 3:2, मतलब उनकी इनकम है 4:3 और उन दोनों के एक्सपेंसेस हैं 3:2। तो अगर वो सेविंग करते हैं 6,000 रुपीज, दोनों ही 6,000 रुपीज सेविंग कर रहे हैं, तो उनकी टोटल मंथली इनकम क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी सा लगता है, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम रेशियो का कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया तो उसे बड़ा अजीब सा लगेगा, बट लेट मी टेल यू इट्स वेरी सिंपल। जब ये फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है कि मंथली इनकम दोनों की एक्स और वाई की 4:3 के रेशियो में है और मंथली एक्सपेंसेस उन्होंने दे रखे हैं 3:2 में है और 6,000 वो सेविंग करता है,
तो हम ये मान लेंगे जब x 4 पार्ट इनकम कर रहा है 4 और एक्सपेंसेस उसका 3 है, तो उसका एक पार्ट बचा गाइस 1। 4 में से अगर हम 3 माइनस कर दे तो 1 बचा, और 1 किसके बराबर है 6000 जो उसने सेविंग की है। एक्स और वाई दोनों ही सेविंग कर रहे हैं 6,000 की, तो 6,000 किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। तो इस तरीके से एक्स ने कितनी इनकम की 6,000 इंटू 4 24,000। तो वाई की इनकम कितनी हो जाएगी, वाई ने भी इतनी ही सेविंग की थी और 5 वाई का रेशियो था हमारा 3, जैसे दोनों के बीच में रेशियो दिया हुआ था इनकम का 4:3, तो y की इनकम थी 3, तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6,000 से, तो वो हो जाएगा टोटल 18,000। तो इस तरीके से दोनों की जब x और y की हम ऐड करेंगे इनकम, तो टोटल हो जाएगा हमारा 24,000 प्लस 18,000 42,000। तो ये क्वेश्चन भी समझने, अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत आसान होगा। अगर आपने कभी इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व नहीं किए तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स सोल्व करके जाएं, इससे आपको बहुत आसानी होगी। किसी भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह के जो मॉक टेस्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल करियर लॉन्चर के हैं या टाइम्स के हैं या कोई और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल है, तो गाइस हूबहू इस तरीके के क्वेश्चन आपको उसमें नहीं मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप जो एसएससी का पैटर्न है या फिर दूसरे एग्जाम्स का पैटर्न है या बैंकिंग का है, उस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने से इसमें ज्यादा मदद नहीं मिलती है। तो वो क्वेश्चंस बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होते हैं और इनमें कोई किसी तरीके का मतलब हार्ड फार्मूला आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करूंगा, इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 8 रेलवे स्टेशन हैं ABCDEFGH जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और इन दोनों के बीच में 1 वे और 2 वे पासिस हैं। 1 वे पासिस दे रखा है इन्होंने C2A, E2G, B2F, D2H, G2C, E2C और H2G, और 2 वे पासिस भी दे रखे हैं इन्होंने A और E के बीच में, G और B के बीच में, F और D के बीच में और E और D के बीच में। तो 4 स्टेशन के बीच में डबल पासिस हैं, मतलब 2 वे पासिस हैं, और तकरीबन 1 2 3 4 5 6 स्टेशन के बीच में 1 वे पास है। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कहीं भी आप लिख लीजिए ABCD थोड़ा थोड़ा दूरी पर, और जिस तरीके से इन्होंने दिया है 1 वे पासिस उससे उस तरफ हैं। जैसे अगर इसने दिया हुआ है C2A, तो आप उस तरफ का एरो लगाएं कि C से A की तरफ जा रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि ये जो 1 वे पास है वो C2A जा रहा है, A to C नहीं आ रहा है। तो बस यही ध्यान इसमें रखना है। और जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है उसी तरीके से आप डायग्राम बनाएं। और फिर ये पूछ रहा है कि अगर वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम C to H, अगर हम C से H की तरफ जाते हैं तो कौन सा स्टेशन बीच में आएगा, जिस स्टेशन से होकर गुजरना जरूरी है। मतलब वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम C to H विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशंस मस्ट बी पास थ्रू। तो उससे कौन सा ऐसा स्टेशन है C से जब H की तरफ जाएंगे तो जिससे पास होना मतलब जरूरी है। तो वो इसमें ऑप्शंस जैसे दे रखे हैं GEBF, तो इसमें भी ऑप्शंस राइट ऑप्शंस है E। तो वो आपको जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि जब मैं इस रास्ते से जा रहा हूं तो कौन कौन से रास्ते बीच में पड़ते हैं, कौन कौन से स्टेशन बीच में आ रहे हैं, तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पर 3 क्वेश्चंस बेस्ड है और तीनों ही क्वेश्चंस इजीली आप कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन आपसे शेयर कर लेता हूं मैं। ये गाइस देखिए कितना एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा जिस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सीसेट में पूछे जाते हैं। द एवरेज रेनफॉल इन अ सिटी फॉर फर्स्ट 4 days वाज रिकॉर्डेड टू बी 0.40 इंच। एवरेज रेनफॉल की बात कर रहे हैं फर्स्ट 4 days, लेट्स सपोज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे। 4 days की एवरेज रेनफॉल 0.40 इंच है। तो और लास्ट 2 days का रेशो 4:3 है। द एवरेज ऑफ 6 days वॉज 0.50 इंच। और टोटल 6 days अगर हम मंडे से, अगर हम सैटरडे की बात करें, मंडे टू सैटरडे अगर हम एवरेज लेते हैं तो 6 दिन का जो हमारा एवरेज है वो 0.50 इंच रेनफॉल हमें दे रहा है।
तो इसने पूछा है व्हाट वाज द रेनफॉल ऑन 5th डे, 5वें दिन मतलब फ्राइडे को कितनी बारिश हुई थी, ये पूछ रहा है क्वेश्चंस। तो एक बार दोबारा से मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। फर्स्ट 4 डेज में 0.40 इंच रेनफॉल हुई है और 5th और 6th के अंदर जो रेनफॉल है वो 5th और 6th की जब हम मिला दें उसमें तो टोटल एवरेज हो जाता है 0.50 इंच। मतलब फर्स्ट 4 डेज का मंडे टू थर्सडे का हमारा एवरेज है 0.40 इंच और फर्स्ट टोटल 6 डेज का हमारा एवरेज है 0.50 इंच। तो इसने पूछा 5th डे को कितनी रेनफॉल हुई है फ्राइडे को। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसको 0.40 जो इसने एवरेज दे रखा है मतलब टोटल आप लिखेंगे 4 डेज का तो कितना हो गया गाइस 1.6। ठीक है, इसको हम 40 मान लेते हैं। लेट्स सपोज 0.40 को आप 40 मान ले। 40:4 फर्स्ट 4 डेज का हो गया 160 और फिर 6 डेज का जब इसने दे रखा है एवरेज आपको 0.50 मतलब 50 इंच मान लो इसको। 50 इंटू 6 आप करेंगे तो 300 हो गया। 6 दिन का एवरेज आपके पास 300 हो इसने दे रखा है और फर्स्ट 4 डेज का इसने एवरेज दे रखा है 160। तो 300 में से 160 जाएगा तो गाइस 1 कितना बच गया हमारे पास टोटल बच गया 160 और 300 मतलब 140। तो 5th डे को कितनी रेनफॉल हुई थी। अब हम इसमें एक देखेंगे कि 4:3 के एक बीच में स्टेटमेंट भी दे रखा था। रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 डेज वाज इन रेशियो 4:3। लास्ट 2 डेज में जो रेनफॉल हुई है फ्राइडे को और सैटरडे को उसका रेशियो भी इसने दे रखा है 4:3 का। मतलब दोनों जो दिन है हमारे फ्राइडे और सैटरडे उनको सेम रेनफॉल नहीं हुई है। मतलब फ्राइडे को ज्यादा है 4 और सैटरडे को कम है 3। तो जब हम इन दोनों का रेशियो बनाएंगे 4:3 का रेशियो जब हम बनाएंगे 300 में से हम 160 को माइनस कर देते हैं 140 आ गया। अब 140 का रेशियो आप बना सकते हैं 4:3 में। 4:3 का रेशियो जब बनाएंगे तो आप 80 और 60 में इसको डिवाइड कर देंगे। मतलब फ्राइडे को रेनफॉल हुई है 80। तो यही आंसर दे रखा है 0.80 इंच। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था बट जब हम इसको समझते हैं क्वेश्चंस की लेंथ इस तरीके से होती है कि आप को थोड़ा सा कंफ्यूज भी किया जाता है बट क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं होता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप आंसर तक बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। बट जब आप आंसर तक पहुंचते हैं तो टाइम कंज्यूम हो जाता है गाइस। 2.5 से 3 मिनट भी कंज्यूम हो जाते हैं किसी किसी क्वेश्चंस में अगर आपको वो फर्स्ट रीडिंग में समझ नहीं आता है। तो इस तरीके से मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगा कि सीसेट के पेपर के अंदर आप लेंथ जो हमारी 2 आवर्स का ये पेपर है 2 आवर्स के अंदर 10 मिनट्स लेट्स सपोज आपके जो OMR सीट है उसको भरने में या फिर सिग्नेचर वगैरह करने में और चीजों में कंज्यूम हो जाते हैं। तो आपके पास बचता है 1 आवर 50 मिनट्स। इस 1 आवर 50 मिनट्स में आप फर्स्ट जब स्टार्ट करते हैं तो आप उस चीज से स्टार्ट कीजिए जिसके लिए आप बिल्कुल शॉर्ट है कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चाहे वो आपका पैसेज रीडिंग है या फिर आपका मैथ बहुत अच्छा है या फिर इसमें और भी डेटा प्रोग्रामिंग्स वगैरह के भी क्वेश्चंस होती हैं जिसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और इसमें मैं एक और आपसे शेयर कर देता हूं एक क्वेश्चंस और जैसे हाँ ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था गाइस। इसमें दिया हुआ है 60th नंबर है इस क्वेश्चन का। इन अ सर्टेन कोड 256 मीन्स रेड कलर चौक। एक कोड है, कोड की फॉर्म में दे रखा है 256। 256 को उसने लिखा है। 256 का मतलब बताया रेड कलर चौक। 589 का उसने मीनिंग बताया है ग्रीन कलर फ्लावर। 254 का मीन्स उसने बताया है व्हाइट कलर चौक। 254 को वो लिखा है व्हाइट कलर चौक। तो अब ये कह रहा है कि द डिजिट इन द कोड दैट इंडिकेट्स व्हाइट। व्हाइट को कौन सा डिजिट इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है ये क्वेश्चन। 256 को आप एज इट इज लिख लीजिए 256, उसके नीचे लिख लीजिए रेड कलर चौक। फिर आप 589 लिखिए, 589 के नीचे लिख लीजिए ग्रीन कलर फ्लावर।
मतलब एक डिजिट के नीचे एक जैसे ग्रीन लिख लिया मैंने 5 के नीचे, 8 के नीचे मैंने कलर लिख लिया और 9 के बीच में मैंने फ्लावर लिख लिया। अब मैं दोनों को एक बार मैच करता हूं, दोनों के अंदर कॉमन क्या है, रेड कलर चौक और ग्रीन कलर फ्लावर के दोनों के बीच में जो कॉमन है वो है कलर, और दोनों के बीच में डिजिट क्या कॉमन है, 2 5 6 और 5 8 9 के बीच में 5 जो है डिजिट कॉमन है, तो इसका मतलब है कलर जो है वो 5 को इंडिकेट करता है। तो आप यहाँ पे 5 को मार्क कर लीजिए कि कलर का मीनिंग है 5। अब नेक्स्ट 254 का मीनिंग व्हाइट कलर चौक, 254 और 254 का मीनिंग है व्हाइट कलर चौक, व्हाइट कलर चौक, और 256 का मतलब था रेड कलर चौक। तो इन दोनों के अंदर जब आप कॉमन ढूंढेंगे तो आपको चौक कॉमन मिलेगा। तो चौक का मतलब क्या हो गया, नंबर आप इसमें देखें कि दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, 256 और 254। अब 5 तो हमारा पहले हो चुका है कलर, अब हमारा इसमें 2 कॉमन है, तो 2 को हम क्या लेंगे गाइस, जो दूसरा जो वर्ड हमारा मैच कर रहा है इसमें चौक, 2 को मैंने लिया चौक, और लास्ट में जो है व्हाइट कलर चौक। अब इसमें देखिए व्हाइट कलर चौक का मीनिंग है 254, तो इजीली मैंने ऑलरेडी 2 को बताया चौक, 5 को मैंने बताया कलर, तो व्हाइट का मीनिंग क्या हो गया 4, तो 4 इज द आंसर, करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बस थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका थोड़ा सा जैसे 30 सेकंड आपको कम लगेगा, क्योंकि आप घबराएंगे नहीं, आपने एक बार 2 बार पहले उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा और आपके लिए ये क्वालिफाई करना सीसेट पेपर काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 27 क्वेश्चंस का जो है आपको 67 मार्क्स आपको लेना है, और 67 मार्क्स के लिए आपको 27 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए गाइस। आउट ऑफ 80 27 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल करेक्ट होते हैं, तो आप सेफ जोन में रहते हैं। बट इसके लिए ये नहीं है कि हम 27 ही क्वेश्चन सोल्व करें, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए, बट एक्यूरेसी पर ध्यान रखिएगा। अगर आप बहुत मिस्टेक करेंगे, अगर आपका जो एक्यूरेसी लेवल अगर गिरता है तो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा करने की फिर जरूरत पड़ेगी, और इतना टाइम नहीं होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 50 to 55 क्वेश्चंस अगर सोल्व कर लेते हैं बहुत आराम से, इजीली, शॉर्ट के आप बिल्कुल आपको पता है कि ये क्वेश्चंस का ये आंसर है, और फिर आप छोड़िए नहीं, आप जितने मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं मैक्सिमम अटेम्प्ट कीजिए, बट 50 और 55 तक जब आप पहुंचते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि इन क्वेश्चंस में मिनिमम से मिनिमम आप मिस्टेक करें, ताकि आप एक सेफ जोन में पहले से ही चले जाएं, और सेफ जोन में जाने के बाद आप एक बार अपनी OMR शीट को आराम से गोले वगैरह लगा लें, और फिर बचे हुए टाइम में लास्ट के जो 15 मिनट हैं गाइस, उन 15 मिनट में फिर एक क्वेश्चन सॉल्व किया और उसका गोला लगाया, एक क्वेश्चन सॉल्व किया और उसका मैंने गोला भरा। तो ये जो स्ट्रेटेजी रहती है, इससे आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी, आपको लास्ट में ये नहीं लगेगा कि मैंने क्वेश्चन तो सारे सॉल्व कर लिए हैं बट OMR शीट में अभी भरना बाकी है, तो उससे कई बार प्रेशर आ जाता है और आपको पता नहीं चलता है कि टाइम कंज्यूम हो गया, बेल बच जाती है और फिर हमें बहुत दिक्कत हो जाती है। इस तरीके का काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, तकरीबन हर मैंने देखा है जितनी बार मैंने पेपर दिया है, तो जो रूम होता है, रूम के अंदर जब आपने OMR शीट पूरा कंप्लीट कर लिया है तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट में हड़बड़ी में रहते हैं और वो OMR शीट में जल्दी जल्दी गोला लगाते हैं और कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर इसके बाद भी मैं 1-2 और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा इफ टाइम परमिट्स मी, बट आई थॉट इट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू टू कि मैं अपना एक्सपीरियंस, अपने जो मेरे सीसेट का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि आपको कुछ मदद मिल जाए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।